नमस्कार एवरीवन। हमने बीएससी सेकंड ईयर में साइकस स्टार्ट किया था और साइकस का क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी या बाह्य संरचना थी, इसकी स्टडी हमने कर ली थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइकस में जो जड़ पाई जाती थी, और जड़ भी दो प्रकार की होती थी, एक तो नॉर्मल टेप रूट, एक कोरेलॉइड रूट। तो आज उन दोनों की ही आंतरिक संरचना का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वह है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल टेप रूट, मतलब जो सामान्य साइकस की जो जड़ थी, सामान्य मूसला जड़ की आंतरिक संरचना क्या काम करती थी ये साइकस में। एक तो जलवतनिक लवणों का अवशोषण का कार्य करती थी, पादप को स्थिरता प्रदान करती थी, क्योंकि ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक नेचर की होती थी। भूमि की गहराइयों में जाकर जलवतनिक लवणों का अवशोषण करती थी और पादप को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती थी। अब इस जड़ के अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी जो आंतरिक संरचना में जो इसकी टीएस होती है वह इसके जो लाइनर डायग्राम है और तो ऐसा दिखाई देता है, जबकि जो इसका सेलुलर डायग्राम है वह माइक्रोस्कोप में देखे तो एक ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है ये केवल एक पोर्शन लिया गया है, जबकि माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें यहाँ से ये पूरा ही दिखाई देता है। यह तो केवल इसका एक पार्ट लिया गया है। ये जो एपिथेलियम दिख रही है इधर होगी, नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन बनता, और जो ये स्पीकर सिस्टम दिख रहा है आपको ये मिड में उपस्थित होगा। तो अगर इसकी आंतरिक संरचना को देखें तो आंतरिक संरचना में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बाहर की ओर एक एपिथेलियम दिखाई दे रही है जो कि एक स्तरीय पतले युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जिसकी कुछ कोशिकाएं इलॉन्गेटेड या लंबवत होकर अस्थायी मूल रोमों का निर्माण करती है। जो इसमें जो मूल रोम बनेंगे ये काफी अस्थायी प्रकृति के या अल्पकालिक प्रकृति के होंगे, जो कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ जाते हैं। और इस लेयर का काम क्या है, ये जड़ के जो आंतरिक भाग होते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो सबसे बाहर की ओर क्या है, मतलब बाहर से अंदर की ओर स्टडी करेंगे तो सबसे बाहर की ओर एपिथेलियम जो एक स्तरीय पतले युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, और इसकी कुछ कोशिकाएं लंबवत होकर अल्पकालिक रूट हेयर्स का या मूल रोम्स का निर्माण करती है। रूट हेयर जो भी कहते हैं अल्पकालिक प्रकृति के हैं और कार्य क्या है इसका, सुरक्षा का कार्य करती है। अब इसके अंदर की ओर चले, इसके अंदर बहुस्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ कोर्टेक्स क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें उस कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में तो टेनिन बना हुआ होता है, कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में टेनिन भरा हुआ होता है, और इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उसमें म्यूसिलेज भरा हुआ होता है। कुछ कोशिकाओं में टेनिन पाया जाएगा और कुछ कोशिकाओं में म्यूसिलेज पाया जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेनिन व म्यूसिलेज की जो साइकस है वह मरुद्भिद प्रकृति का पादप है। तो मरुद्भिद प्रकृति का होता है जिसमें म्यूसिलेज व टेनिन पाया जाता है। तो कोर्टेक्स कैसा है, बहुस्तरीय पतले युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र होता है। इसकी कुछ कोशिकाओं में टेनिन पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में म्यूसिलेज भरा हुआ होता है, जो इसके मरुद्भिदीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अब जो कोर्टेक्स की जो अंतिम परत होती है वह डिफरेंशिएट होकर या विभेदित होकर गोलाकार कोशिकाओं युक्त एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। तो जो ये एंडोडर्मिस वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कोर्टेक्स का ही भाग है। मतलब कोर्टेक्स की जो सबसे अंतिम की जो कोशिकाएं होती है एक स्तरीय कोशिकाएं, वह डिफरेंशिएट होकर ढोलकाकार कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो मतलब एंडोडर्मिस में रूपांतरित हो जाती है। अब जो ये एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है इनकी कुछ कोशिकाएं तो कैस्केडियन पट्टिकाओं युक्त होती है, मतलब कि कोशिकाओं की जो डिस्प्लेयां होती है उन पर सुबेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाता है,
जिसके कारण ये डेड हो जाती है तथा जल व जो खनिज लवण है उनमें उनको यह पास आउट या जारी नहीं देती। जबकि जो खुद कोशिकाएं होती है वह जल व खनिज लवणों का या द्रव्य पदार्थों का परिवहन करने में सक्षम होती है, उन्हें मानव कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ से कह सकते हैं हम कि एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो मानव कोशिकाएं जो कि जल व खनिज लवणों को पास आउट होने देगी या जाइलम तक पहुंचने देगी, जबकि जो एक से युक्त कोशिकाएं हैं इनमें सुमेरियम व लिग्निन का जमाव हो जाने के कारण इनकी हड्डियां दिखती हैं ऊपर, तो सुमेरियम व लिग्निन का जमाव हो जाने के कारण ये जल व खनिज लवणों का पास आउट नहीं होते। इसके बाद एंडोडर्मिस के अगर अंदर की ओर चले अपन तो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर एक या दो स्तरीय पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी हुई पेरिसाइकल पाई जाती है। ये है पेरिसाइकल। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहला एपिब्लेमा वाला पोर्शन, फिर कोर्टेक्स वाला पोर्शन, फिर इसके स्टील सिस्टम की बात करते हैं। स्टील सिस्टम तो जो इसका स्टीलर सिस्टम होता है या जो इसका रंभ तंत्र होता है वह एक स्तरीय पेरिसाइकल से घिरा रहता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनकी संख्या दो होती है और जाइलम और फ्लोएम तक होते हैं। मतलब जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है। तो अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं तो स्टीलर सिस्टम में जाइलम या फ्लोएम की व्यवस्था कैसी कहलाती है? हरिये या रेडियल। और जो जाइलम और फ्लोएम परतक परतक है तो हरिये कहलाती है। अब यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है ये कौन से जाइलम और फ्लोएम है? प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम है। और जो प्राथमिक जाइलम होता है वह भी दो प्रकार का होता है, तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। और जो प्रोटोजाइलम होता है ये बाहर की ओर होता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है वह अंदर की तरफ होता है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो, जैसे ये वाला पोर्शन प्रोटोजाइलम और यह वाला पोर्शन मेटाजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? एक जात। तो वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? रेडियल है, एग्जार्च है। और इनमें कहीं आपको कैम्बियम दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? तो कौन सा हुआ ये? क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल। तो रेडियल, एग्जार्च और क्लोज हो गए। और यहाँ पर हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम का नंबर कितना है यहाँ पर? तो ये 200 जाइलम है, 2 फ्लोएम है। इसे क्या बोलेंगे हम? डाई आर्च। तो अगर वेस्कुलर बंडल में देखें, स्पिनर सिस्टम में देखें तो वेस्कुलर बंडल किस रूप में अरेंज है? एक तो डाई आर्च, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है, तो रेडियल, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है। तो ये व्यवस्था कैसी है? एग्जार्च। और इसमें कैम्बियम एक्सेट है, तो ये क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्तंभ होता है, जिम्नोस्तंभ के जाइलम में क्या होता है? वाहिकाएं एब्सेंट होती है और फ्लोएम में क्या होता है? सहकोशिकाएं एब्सेंट होती है। सहकोशिकाएं एब्सेंट होती है क्योंकि जिम्नोस्तंभ है, वाहिका तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, फ्लोएम में सहकोशिका हमें देखने को मिलेगी। जाइलम में क्या पाया जाता है? जाइलम में केवल जाइलम पेरेन्काइमा तथा वाहिनिकाएं पाई जाती है, जबकि जो फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा चालनी नलिकाएं पाई जाती है। यही एलिमेंट हमें देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो जाइलम में कौन से 4 एलिमेंट पाए जाते हैं? एक तो जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिकाएं, चालनी नलिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा। सॉरी, जाइलम पेरेन्काइमा। इसे फ्लोएम में 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर जाइलम में आपको वाहिका नहीं मिलेगी और फ्लोएम में सहकोशिकाएं देखने को नहीं मिलेगी।
तो ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। अब दोबारा से देखना इसे, जड़ की आंतरिक संरचना का अगर हम बाहर से अंदर की ओर स्टडी करें तो क्या क्या दिखाई देता है। एपिब्लेमा जो एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बने हुए प्राण है, और ये इसकी कुछ कोशिकाएं लंबवत होकर रूट लेयर्स का निर्माण करती है, और ये एपिब्लेमा किसका कार्य करेगी, प्रोटेक्शन का कार्य करेगी, क्योंकि जो आंतरिक ऊतक है इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, एपिब्लेमा के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात कोर्टेक्स वाला पोर्शन है जो कि बहुस्तरीय क्षेत्र होता है, इसकी कुछ कोशिकाओं में टेनिन भरा हुआ होता है और कुछ कोशिकाओं में स्लेस्मा या म्यूसिलेज भरा हुआ होता है, जो कि एक मरोड़ीय फैक्टर को प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात जो कोर्टेक्स की अंतिम परत है वह एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, और इसलिए एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो केस्पेरियन पट्टिका युक्त कोशिका और एक मार्गिक कोशिका। तो मार्गिक कोशिका होती है वो जलवतनी लवणों को आने देगी, जबकि केस्पेरियन पट्टिका युक्त कोशिका जलवतनी लवणों को पास आउट नहीं होने देती। इसके पश्चात इसके स्टिगल सिस्टम की बात करें तो स्टिगल सिस्टम एक स्तरीय पेरिसाइकल से घिरा हुआ जड़ का केंद्रीय भाग है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग है, तो ये व्यवस्था कैसी कहलाती है, रेडियल या अरियल व्यवस्था कहलाती है। और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, जिसे क्या कहेंगे, एग्जैक्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल केंद्रीय बीच में पाई नहीं जाती, तो ये कहते हैं क्लोज प्रकार के वेस्कुलर बंडल है, और जाइलम और फ्लोएम की संख्या 2-2 है, इसे कैसा कहेंगे हम, डायआर्च प्रकार का कहेंगे। ये थी साइकस की जड़ जो नॉर्मल टेप होती है उसकी आंतरिक संरचना। अब हम देखते हैं कि जो साइकस की जो जड़ होती है इसमें द्वितीयक वृद्धि भी होती है, क्योंकि जो साइकस में जो दो प्रकार की जड़ थी, एक तो नॉर्मल टेप रूट और दूसरी थी प्रबलाभ जड़। तो जो ये नॉर्मल टेप रूट थी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जबकि जो प्रबलाभ जड़ें थी उनमें सेकेंडरी ग्रोथ न के बराबर पाई जाती है, कुछ में अगर थोड़ी बहुत होती होती नहीं तो नहीं होती। तो ये थी इसकी आंतरिक संरचना। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ को देखते हैं। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया इसमें क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अगर क्लोज टाइप के क्यों, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं है, और कैम्बियम नहीं है तो इनमें द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि कैम्बियम, क्योंकि जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो किसकी सक्रियता के फलस्वरूप होती है, कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप होती है, क्योंकि कैम्बियम ही सक्रिय होकर सेकेंडरी ग्रोथ करती है, परंतु इसमें तो कैम्बियम भी सक्रिय नहीं है, तो द्वितीयक वृद्धि कौन करेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक अस्थायी कैम्बियम का निर्माण होता है, और अस्थायी कैम्बियम का निर्माण कहाँ पर होगा, तो आपको ये जड़ दिख रही है, जड़ में यहाँ पर ये आपको फ्लोएम दिख रहा है, फ्लोएम के आधारी भाग की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एक अस्थायी कैम्बियम का निर्माण करती है, और यही कैम्बियम विभाजित होकर अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। तो देखना हम इसका डायग्राम प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम कोरेलाइट रूट्स की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। तो इसकी पीएच काटने पर इसकी जो सेलुलर संरचना है वो इस प्रकार दिखाई देती है। अब इसमें बाहर से अगर अंदर की ओर देखें तो कौन-कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं, एक स्तरीय एपिब्लेमा, बाहर से देखें तो एक स्तरीय एपिब्लेमा दिखाई देती है जो कि पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, और इसका कार्य क्या है, कोर्टेक्स जो जड़ के जो आंतरिक भाग है उनकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। अब एपिब्लेमा के पश्चात देखिए हम, तो एपिब्लेमा के पश्चात क्या पाया जाता है, कोर्टेक्स क्षेत्र पाया जाता है जो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आउटर कोर्टेक्स, एक मिडिल कोर्टेक्स या इसे एल्गल जोन भी कहा जाता है, मिडिल कोर्टेक्स या एल्गल जोन, और थर्ड है इनर कोर्टेक्स, और जो इनर कोर्टेक्स है इसकी आंतरिक परत इसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। तो तीनों ही कोर्टेक्स का हम स्टडी करते हैं। तो जो आउटर कोर्टेक्स होता है ये भी बहुस्तरीय क्षेत्र होता है और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है।
अब इसमें डेली व टेनिंग सेल पाई जाती है। इसकी कुछ कोशिकाओं में तो रेजिन भरा हुआ होगा और कुछ कोशिकाओं में टेनिन भरा हुआ होगा। और कैसा क्षेत्र है? बहुस्तरीय क्षेत्र है जो एपिग्लेमा के ठीक नीचे पाया जाता है। इसके पश्चात कोर्टेक्स का जो सेकंड क्षेत्र है वह है मिडिल कोर्टेक्स या एल्गल जोन, जो एक स्तरीय डोलकाकार या हम बोल सकते हैं बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर जो एल्गल जोन या जो मिडिल कोर्टेक्स है इसमें केवल एक ही स्तर होगा लंबी लंबी कोशिकाओं का, उन्हें हम बेलनाकार कोशिका ही कह सकते हैं। बेलनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक स्तरीय क्षेत्र होता है, इसे एल्गल जोन भी कहा जाता है। जो कहा जाता है मैंने बताया था आपको, जो प्रवलाभ जड़ें होती है, प्रवलाभ जड़ों में अंतःपादपी शैवाल पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतःपादपी जो शैवाल पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से शैवाल थे? ब्लू ग्रीन एल्गी के शैवाल थे, जैसे नॉस्टॉक फाउंटिफॉर्मिंग, ओसिलेटोरिया, एनाबिना, साइकेडी, नॉस्टॉक फाउंटिफॉर्मिंग और ओसिलेटोरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी इन कोशिकाओं के अंदर मौजूद थे। इसी कारण उन्होंने अंतःपादपी शैवाल कहा जाता है। और उन शैवालों का कार्य क्या था? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। इसी कारण जो मिडिल कोर्टेक्स है इसे एल्गल जोन भी कहा जाता है। इसके पश्चात अगर हम इनर कोर्टेक्स की बात करें तो इनर कोर्टेक्स भी बहुस्तरीय क्षेत्र होता है जिसमें भी टेनिन सेल पाई जाती है। और इनर कोर्टेक्स की जो आंतरिक परत होती है वह एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। इसकी कुछ कोशिकाओं में न्यूक्लियस तथा सुबेरिन का जमाव हो जाने के कारण वह डेड हो जाती है और जर्मकणी लवणों का अवशोषण नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर तो चाहिए होता है। कंडेंसर तो नहीं कर पाती, परंतु इनके जो टिश्यू होते हैं इनको वाटर तो चाहिए। तो इनमें देखते लिए पट्टिका उपस्थित होने के कारण जल व खनिज पदार्थों का पास आउट नहीं होने देती। और कुछ कोशिकाएं बाहर की कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा ही जल गुजर सकता है। अब कोर्टेक्स के पश्चात हम बात करते हैं इसके रंभ तंत्र की या स्पीड रीजन की। तो जो स्पीड रीजन होता है ये जड़ का केंद्रीय भाग होता है जो एक स्तरीय पेरिसाइकल से घिरा हुआ होता है। जैसे ये पेरिसाइकल है, इससे घिरा हुआ भाग होता है। और इसके जो रंभ है इसमें क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम की संख्या यहाँ पर 3 होती है, फ्लोएम की संख्या भी यहाँ पर 3 होती है। इसी कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्राई आर्च व्यवस्था पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम 3 की संख्या में है तो व्यवस्था कौन सी है? ट्राई आर्च। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है यह बाहर की ओर होता है, मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। तो व्यवस्था कौन सी है? एग्जार्च, ट्राई आर्च और एग्जार्च। और इसमें कैम्बियम एब्सेंट है। इसे कैसा बोल सकते हैं हम? क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। तो ट्राई आर्च, एग्जार्च, क्लोज और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग है। इसे कौन सी व्यवस्था बोली जाती है? रेडियल। तो अगर इसके रंभ तंत्र में देखें तो एक स्तरीय पेरिसाइकल से सुरक्षित सॉरी जड़ का केंद्रीय भाग है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग उपस्थित है। तो ये व्यवस्था वाला ही है रेडियल। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है, जाइलम का जाइलम 2 भागों में बटा होता है, एक तो प्रोटोजाइलम एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है तो इसे एग्जार्च व्यवस्था कहा जाता है। और कैम्बियम इसमें एब्सेंट है तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग है, इसे ट्राई आर्च व्यवस्था रेडियल व्यवस्था कहा जाता है। और दोनों ही 3 की संख्या में है, इसे ट्राई आर्च व्यवस्था कहा जाता है। अब आपको पता है हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। जाइलम में क्या एब्सेंट होगी? वाहिका एब्सेंट होगी। मतलब जाइलम में क्या पाया जाएगा? एक तो जाइलम
पेरेन्काइमा और जाइलम वाहिनिकाय। वैसे ही फ्लोएम में क्या पाया जाएगा, एक तो चालनी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये केवल फ्लोएम में उपस्थित रहेंगे, जबकि जो सात कोशिकाएं होगी वो फ्लोएम में एब्सेंट रहेंगी। तो ये थी आपको प्रबल आप जड़ों की आंतरिक स्थिति। एक बार वापस से देख लीजिए इसे। सबसे बाहरी का नेक्स्ट स्तरीय परत एपिग्लेमान कार्य क्या है, इसका कोशिका का कार्य करती है। इसके पश्चात कोर्टेक्स वाला पोर्शन है जो तीन भागों में बटा हुआ होता है, एक तो आउटर कोर्टेक्स, एक मिडिल कोर्टेक्स, एक इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स बहुस्तरीय केंद्र होता है, पतली विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, कुछ कोशिकाओं में रेजिन का टेनिन भरा हुआ होता है। इसके पश्चात एल्डन जोन या मिडिल कोर्टेक्स की बात करें हम, तो इसमें यह केवल एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और कोशिकाएं कैसी है, यहाँ पर बेलनाकार कोशिकाएं हैं और उनके कोशिकाओं में अंतःपाती शैवाल फ्लूइड में मिलती, जैसे नॉस्टॉक, पंक्तिफोर्मी, एनाबिना, साइकेडी व ओसिमेटोरिया जैसे शैवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात अगर इनर कोर्टेक्स की बात करें हम, तो यहाँ इनर कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र होता है, पतली विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। और इस इनर कोर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस का निर्माण करती है जो बाहरी कोशिकाओं तथा कैस्पेरियन पट्टिकाओं युक्त होती है। अब कोर्टेक्स के बाद कौन सा क्षेत्र आता है, लंब क्षेत्र या स्टील विजन आता है। स्टील विजन एक स्तरीय पेरिसाइकल से घिरा हुआ जड़ का केंद्रीय भाग होता है। इसमें जाइलम दो फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है रेडियल। जाइलम और फ्लोएम की संख्या 3 है, इस व्यवस्था को कहा जाता है ट्राइआर्च। जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, इसे कहा जाता है। और इसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसे क्या कहा जाता है, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब जो जाइलम होता है इसमें वाहिका एब्सेंट होती है, जबकि क्या पाई जाती है, वाहिनिकाएं तथा जाइलम पेरेन्काई। उसी प्रकार जो फ्लोएम होता है उसमें साफ कोशिकाएं एब्सेंट होती है, केवल चालनी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। तो ये थी प्रबलाभ जड़ों की आंतरिक संरचना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत साइकस की जो पन्नति उसकी आंतरिक संरचना की स्टडी करेंगे। थैंक यू।